Good evening, people. In this video, we will be discussing the topic of parliamentary committees under the subject of general studies. आज के बाद ये जो डिस्कशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश मिला करके, ताकि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो भी समझ पाएं अच्छे से और इंग्लिश वाले भी समझ पाएं। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं क्या? देखिए, बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं जो कि पार्लियामेंट खुद से कर नहीं सकती है। उनके पास टाइम नहीं है, लोग कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ कमेटियों का गठन करते हैं जो कि इस काम में उनका मदद करते हैं। इन्हीं कमिटीज़ को कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। दो तरह की होती हैं मेनली, एडहॉक कमिटीज़ और स्टैंडिंग कमेटी। एक तीसरी भी है कमेटी, अदर कमिटीज़, लेकिन वो एक अलग क्लासिफिकेशन है। एडहॉक कमिटीज़ का मतलब क्या होता है? एडहॉक कमिटीज़ ऐसी कमिटीज़ होती हैं जिनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक केस के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए या पीरियड के लिए बनाया जाता है। इसके बाद हो जाती हैं फंक्टस ऑफिशियो। फंक्टस ऑफिशियो का मतलब ही है कि ये जैसे ही अपना पर्पस फुलफिल करेंगे उसके बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे ही अपना वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं दे सीज टू एग्जिस्ट, दे बिकम फंक्टस ऑफिशियो। जो प्रिंसिपल एडहॉक कमिटीज हैं हमारे पार्लियामेंट में वो दो हैं, एक है सिलेक्ट कमेटी, दूसरा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अगर लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक हाउस के लिए कमेटी बन रही है तो उसको सेलेक्ट कमेटी कहेंगे, और अगर दोनों हाउस मिलकर के एक जॉइंट कमेटी बना रहे हैं तो उसको कहेंगे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जो दूसरी कैटेगरी है स्टैंडिंग कमिटीज की, वो क्या होता है उसमें कि पार्लियामेंट के जो दो अलग अलग हाउसेज हैं उनके लिए अपनी अपनी एक होती है कमेटी। फॉर एग्जांपल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये लोकसभा की भी होती है, राज्यसभा की भी होती है। कमेटी ऑन पिटिशंस, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, रूल्स कमेटी एट्सेट्रा, ये सारी जो है स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। जो तीसरी कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं ऐसे कमिटीज जो कि पार्लियामेंट की देखरेख में जो एग्जीक्यूटिव के बॉडीज काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर वॉच डॉग्स का काम करती हैं। तो इनका मेन रिलेशन पार्लियामेंट से नहीं होता है बल्कि एग्जीक्यूटिव से होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी कमेटी है? कमिटीज ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन गवर्नमेंट असोरेंसेस, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज एट्सेट्रा। जो कमिटी ऑन एस्टिमेट्स है, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, these play an important role in exercising a check over governmental expenditure and policy formulation. अब हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ दिस सेवरल कमिटीज। पहला है सेलेक्ट एंड जॉइंट कमेटी। मान लीजिए किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, उसमें कोई एक बिल आया कंसिडरेशन के लिए, और ऐसा लगता है किसी मेंबर को कि इसके ऊपर जो है ज़्यादा रिसर्च करने की, एक बढ़िया इसका थॉरो एग्जामिनेशन करने का ज़रूरत है, तो वह मेंबर क्या करेंगे कि दे विल स्टार्ट अ मोशन इन द हाउस कि इस बिल को जो है एक रेफर किया जाए किसी पर्टिकुलर कमेटी के लिए। अगर वो मोशन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर कमेटी का गठन किया जाता है। अगर सेलेक्ट कमेटी के लिए होता है मोशन तो सेलेक्ट कमेटी बनेगी, और अगर ऐसा होता है कि नहीं दोनों हाउस को मिल करके है इसके ऊपर कमेटी बैठानी चाहिए तो एक जॉइंट कमेटी बैठेगी। ठीक है, ये कमेटी क्या क्या काम कर सकती है? पहली चीज़ तो ये कि ये क्लॉज बाय क्लॉज पूरे के पूरे बिल को ये थॉरोली एग्जामिन करते हैं, और उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स करना होता है सो दे कैन मूव फॉर अमेंडमेंट्स टू द बिल एज वेल। साथ ही साथ ताकि ये उसको किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकें, दे टेक एविडेंस ऑफ द एसोसिएशंस, पब्लिक बॉडीज और एक्सपर्ट्स दैट आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर बिल। ऐसा भी हो सकता है कि जो मेंबर्स हों उस कमेटी में वो किसी किसी पॉइंट्स पे जो है डिसेंट करें या वो उनका व्यू डिफरेंट हो। ऐसे मेंबर्स क्या करेंगे? डिसेंटिंग मेंबर्स, they will append their minutes of dissent to the report, and that report after getting finalized will be then submitted to the house. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कमिटी ऑन एस्टिमेट्स।
कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसमें 30 लोग होते हैं, वो आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एवरी ईयर। ओके, लोकसभा के मेंबर्स में से ही ये सारे लोग इलेक्ट किए जाते हैं, और कोई मिनिस्टर यानी कि कोई मंत्री जो है इसमें अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका टर्म यानी कि इसकी अवधि जो है वो 1 साल होती है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो पहला फंक्शन है रिपोर्ट करना कि क्या इकोनॉमीज, इम्प्रूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी underlying the estimates may be affected, and to suggest alternative policies in order to bring about efficiency and economy in administration। कहने का मतलब है कि मान लीजिए एस्टिमेट से हमें पता चल रहा है कि ये किसी प्रकार का फाइनेंशियल एस्टिमेट से ही रिलेटेड है, तो किसी मान लीजिए प्रोग्राम के अंदर आया कि इसमें जो है क्या होनी चाहिए, काम कितने पैसे कहाँ खर्च होने चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा एफिशिएंट रूप से काम करने के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट उसमें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें ये सजेस्ट करेंगे। टाइम टू टाइम committees select such of estimates pertaining to a ministry or a group of ministries or the statutory and other government bodies as may seem fit to the committee। तो ये मिनिस्ट्री या किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज और साथ ही साथ सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं, स्टैट्यूटरी एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज, उनकी भी जो एक एस्टिमेट्स की जो पर्टेन करती है एक पॉलिसी, उनके ऊपर भी जो है कभी कभी मैटर अपने पास लेते हैं। And they also examine matters of special interest which may arise or come into light in the course of its work, which are specifically referred to it by the House or the Speaker। तो हाउस या फिर स्पीकर अगर मान लीजिए उनको कोई लगता है कि हाँ ये कोई स्पेशल मैटर है, स्पेशल इंटरेस्ट है इस मैटर में, जिसके ऊपर भी एक प्रॉपर एग्जामिनेशन की एक कमेटी के द्वारा ज़रूरत है, तो वो भी जो है रेफर किया जा सकता है। या तो हाउस एज अ कंप्लीट रेफर कर सकता है, या अगर स्पीकर को लगता है कि नहीं दिस शुड बी डन, स्पीकर भी स्वयं कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसमें होते हैं 15 मेंबर्स जो कि लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं, और 7 मेंबर्स जो कि राज्यसभा से इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर भी कोई मंत्री जो है वो मेंबर नहीं हो सकता है। मंत्री मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स ऑफ अदर मिनिस्ट्री जो अलग अलग होती हैं, उनमें अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है तो वो लोग जो होते हैं मिनिस्टर्स, नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स माइंडेड मिनिस्टर्स, ये लोग मेंबर्स नहीं होते हैं। इसकी भी जो टर्म होती है वो 1 साल की होती है। इनके फंक्शन है, क्योंकि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, तो ये उनके रिपोर्ट्स और अकाउंट्स जो हैं उसको एग्जामिन करते हैं। तो सेकंड है इनका काम ये है कि अगर मान लीजिए कैग यानी कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो किस प्रकार का रिपोर्ट पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर सबमिट करते हैं इनको, तो वो उसको भी एग्जामिन करते हैं। एंड दे ऑल्सो एग्जामिन इन कंटेक्स्ट ऑफ इट ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स वेदर द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस और नॉट। कहने का मतलब है ऐसा तो कुछ काम नहीं हो रहा है जो कि बिजनेस प्रिंसिपल से कमर्शियल प्रैक्टिसेस के विरुद्ध है। इस चीज़ का भी वो ध्यान रखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। चौथा फंक्शन इनका जो ये है कि सच अदर फंक्शंस वेस्टेड इन द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स एंड द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स इन रिलेशन टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स एज आर नॉट कवर्ड अबव एंड मे बी अलॉटेड टू द कमिटी बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो एग्जामिन्ड। मान लीजिए कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स के रिलेशन में जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स का कुछ ऐसा काम है जो कि ऊपर के 3 टॉपिक्स में कवर नहीं हो रहा है, 3 फंक्शंस में कवर नहीं हो रहा है, वो भी जो है इसके ऊपर ये एग्जामिन करेंगे। मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी और मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कि रोजाना काम कैसे होगा, कैसे चीज़ें होंगी, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीड्यूर क्या होगा, इन सभी चीज़ों को एग्जामिन करने का काम इनका नहीं होता है। अगला है कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स के मेंबर्स होते हैं 15 लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। यहाँ पर भी एक मिनिस्टर जो है एलिजिबल नहीं होता कमेटी में अपॉइंट किए जाने के लिए। इनका टर्म भी होता है 1 साल का। इनके फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन है कि ascertain whether the money granted by the parliament has been spent well or not within the scope of the demand। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है हमने डिमांड किया, ठीक है, इस पर्पस के लिए चाहिए पैसा, अब वो पैसा गया कहाँ, सही तरीके से खर्च हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ का वो एग्जामिनेशन करते हैं।
और इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए वो किस चीज़ का सहारा लेते हैं, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑडिट रिपोर्ट्स दैट आर प्रेजेंटेड टू दिस कमिटी बाय द कैग। सेकेंड फंक्शन इज केसेस इन्वॉल्विंग लॉसेस, यूजलेस एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं नेगेटरी एक्सपेंडिचर, और कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज अगर आ रही हैं पब्लिक अकाउंट्स के केस में, तो उसको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं। इनका काम क्वेश्चन नहीं करना है कि पॉलिसी क्या है नहीं है, बस यही देखना है कि उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं सही तरीके से। ठीक है, अगले टॉपिक है हमारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ द लोकसभा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा की जो होती है उसमें 15 लोग होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, और इसमें स्पीकर भी होते हैं मेंबर, जो कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयर मेंबर होते हैं, यानी कि चेयरपर्सन, चेयरमैन तो कह सकते हैं। इनका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है टू रिकमेंड द टाइम दैट शुड बी अलॉटेड फॉर डिस्कशन ऑफ सच गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेस एज द स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस मे डायरेक्ट टू बी रेफर टू द कमिटी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इनके जो 15 मेंबर्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन होता है अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेवरल पार्टीज इन द हाउस। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी से सारे मेंबर्स होते हैं ना, और ना ही जो पार्टी पावर में होती है सिर्फ उसी के मेंबर्स होते हैं, बल्कि जितने भी रिप्रेजेंटेशंस हैं वहाँ पर उनको प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट किया जाता है इस कमेटी में भी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी। ठीक है। फंक्शन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि किसी लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए या अदर बिजनेस कोई अगर आ रही है लोकसभा के सामने, कोई एक प्रस्ताव आ रहा है, पिटिशन आ रहा है एक्सेट्रा, तो उसमें कितना टाइम देना चाहिए डिस्कशन के लिए, ये जो है स्पीकर लीडर ऑफ द हाउस के साथ मिल करके पूछते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से कि भाई रिकमेंड करो, बताओ कैसे हो सकता है। तो ये इस चीज़ के ऊपर रिकमेंड करती है कमेटी। कमेटी खुद से भी क्या करती है कि समय समय पे they recommend to the government to bring forward particular subjects for discussion in the house and recommend allocation of time for such discussions। कुछ ऐसे टॉपिक्स मान लीजिए, कुछ ऐसी सिनारियोज हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो कि हाउस जो है स्वयं से रेफर नहीं कर पा रहा है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को लगता है कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो वो उसके लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई इतना टाइम एलोकेट किया जा रहा है इस चीज़ को डिस्कशन करने के लिए, कृपया इस पर डिस्कशन करें। जो ये सारे डिस्कशंस होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, दीज आर ऑलवेज यूनानिमस इन कैरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कलेक्टिव व्यू ऑफ द हाउस। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता है कि एक फैलेबल या इनकम्प्लीट रिपोर्ट दी जाती है, नहीं, माना जाता है कि अगर इसने कोई रिकमेंड किया है तो सारे लोग जो हैं वो मिल करके ही रिकमेंड कर रहे हैं, ताकि कोई एम्बिग्विटी नहीं आए, अदरवाइज फिर इसके ऊपर भी मसले हो सकते हैं, इसके ऊपर भी जो है समस्या हो सकती है। जनरली जब किसी हाउस का सेशन स्टार्ट होता है, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, पहली बार ये कमेटी तभी बैठती है, उसके बाद जब ज़रूरत हो तब बैठती है। So the meetings are at the beginning of each session and thereafter as and when necessary. The next topic is Committee on Private Members' Bills and Resolutions. Now, this committee also consists of 15 members and the Deputy Speaker is its chairman when nominated as a member of the committee. All of the members of the committee are nominated by the Speaker. इसका भी टर्म जो होता है 1 साल का होता है। पहला फंक्शन है to allot time to private members' bills and resolutions. The second function is to examine private members' bills that are seeking to amend the constitution before they are introduced in the house. मान लीजिए संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है, उसके लिए कोई प्राइवेट मेंबर जो हैं वो बिल लेकर के आ रहे हैं, तो उसका पहले एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट जो है वो कोई भी मान लीजिए या फिर हाउस जो है वो सीधे सीधे कोई तो नहीं ले सकती है ना बिल कि नहीं भाई आ गया हमारे पास, चलो सीधे रख दो इसको एग्जामिनेशन के लिए, टाइम नहीं है हमारे पास उतना, पार्लियामेंट में जो है इतना टाइम नहीं होता है। तो इसका भी प्रॉपर एग्जामिनेशन कि हाँ ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस चीज़ को एग्जामिन करना भी इस कमेटी का काम है। The third function is to examine all bills after they are introduced and before they are taken up for consideration in the house. कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया है हाउस में और
उसको अब लेना है, कंसिडरेशन करना है। उसके पहले जो है ये एग्जामिन करेंगे बिल को कि इसमें किसी चीज़ की त्रुटि तो नहीं, इज देयर एनीथिंग लैकिंग और नॉट, and then they would recommend whether this bill should be considered or not. The fourth function is to classify bills according to their nature, urgency and importance into two categories, जो कि कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए कैटेगरी बी ये एम्बिगुअस होते हैं, ये इन्हीं तीन फीचर्स पे, नेचर, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस, बस इन तीन फीचर्स के ऊपर जो है बिल्स का क्लासिफिकेशन होता है। द फिफ्थ फंक्शन इज टू एग्जामिन बिल्स where the legislative competence of the house is challenged. मान लीजिए कोई बिल आया है और there is a challenge presented in the house that no, this particular legislative body or this particular house does not have the competency to examine this bill or to even recognize this bill and discuss on it. Now, that competency would be examined by this committee on private members bills and resolutions. The next committee is the rules committee. कोई भी हाउस हुआ है ना, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनके भी अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, एक प्रोसीड्योर होता है जिनको फॉलो करना होता है उनके सारे मेंबर्स को। ये कमेटी जो है उसी के लिए गठित की जाती है। इसके भी हैं 15 मेंबर्स। कमेटी जो है स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट की जाती है। इसके मेनली दो फंक्शन हैं। पहला क्या कि to examine the questions involving breach of privilege of the house or of members of any committee. ओके, मान लीजिए कोई हाउस का मेंबर है, कोई डिस्कशन कर रहा है, सो दे हैव अ प्रिविलेज एड्रेसिंग द फ्लोर ऑफ द हाउस। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ सच प्रिविलेज, ओके, ऑफ आइदर द हाउस इन टोटल और ऑफ अ पर्टिकुलर मेंबर, in that case they will examine those questions and give an analysis. The second function is to determine such breach on basis of facts and make recommendations. The next topic is committee on papers laid on the table of Lok Sabha. जो भी पेपर्स इन द लोकसभा जो लेके जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स, उन पेपर्स के रिगार्डिंग भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि दोनों भाषाओं में होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश या अदर कोई लैंग्वेज में है तो उसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, पेपर्स जो हैं प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में होने चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनका भी जो एग्जामिनेशन है इस चीज़ के लिए भी जो है कमेटी बनाई जाती है। दिस इज़ दैट कमेटी। इसके भी होते हैं 15 मेंबर जो कि स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? सो द फंक्शंस आर टू एग्जामिन ऑल पेपर्स laid on the table of the house by the ministers, okay, and to report to the house on these following points. अच्छा, इसमें एक चीज है कि those which fall within the purview of committee on subordinate legislation or any other parliamentary committee, those papers are not concerned, or this committee is not concerned with those papers, in other words I would say. ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर जो कमेटी है उनका जो काम है उसके ऊपर ये काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर एग्जामिनेशन नहीं करेंगे जो पेपर्स ले किए जाएंगे, और ना ही अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं उनके जो पेपर्स हैं उनके ऊपर भी ये एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्या करते हैं? इफ दे हैव दोज पेपर्स इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे आर टू कंसिडर इट, they will report on these following points. The number one is whether there has been compliance of the provisions of the Constitution, Act, Rule or Regulation under which the paper has been laid or not. तो मान लीजिए कि कोई पेपर ले किया जा रहा है या कोई मान लीजिए अमेंडमेंट ही पेश किया जा रहा है, तो दोज पेपर्स आर इन फ्रंट ऑफ द मिनिस्टर्स। अब वो सही फॉर्मेट में है कि नहीं, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हैं कि नहीं, सही लैंग्वेज में है कि नहीं, कीपिंग इन माइंड कि ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को या किसी एक्ट को या किसी रूल रेगुलेशन दैट आर मेड बाय द कमिटी और बाय अदर डिपार्टमेंट्स, आर दे बीइंग फॉलोड और नॉट। ओके, इसके कंप्लायंस को वो चेक करते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेदर देयर इज अनरीजनेबल डिले इन लेइंग द पेपर्स तो ले किए गए लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि अनरीजनेबल डिले हो गए, इस चीज़ को भी एग्जामिन करेंगे। और अगर डिले होता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई रीजनेबल स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है कि नहीं, और वो रीजंस जो हैं दिए गए सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, इसका भी एग्जामिनेशन करते हैं वो।
इसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। अगला फंक्शन है कि जो पेपर्स लिए किए जाते हैं उन पेपर्स को क्या इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन बोथ ऑफ दिस लैंग्वेजेस में ले किया गया है कि नहीं, ये भी एग्जामिन करना होता है। अगर हिंदी वर्जन नहीं दिया गया है तो the reasons for not laying Hindi version are provided or not, and whether those reasons are satisfactory or not. And the last function is any other function, okay, in respect of papers जो कि speaker assign करेंगे to this committee from time to time. The next one is committee on petitions of the Lok Sabha. But this committee also consists of 15 members who are nominated by the speaker, and a minister is not eligible to be nominated in this committee. There are mainly two functions: consider and report on petitions presented to the House. The next one is to consider representations from individuals and associations, etc., on subjects which are not covered by the rules relating to petitions and give directions for their disposal. Certain petitions, they can be filed with the Lok Sabha itself. Now, whether the petition is covered by any other provision or can be properly laid in front of this House or not, this has to be considered by this committee, and only after that consideration, only after examining on that point, the petition would be properly forwarded either to the House or for their proper disposal. अगली कमेटी है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ द लोकसभा। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है? लेजिस्लेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब होता है कि दोज लॉज विच आर इन द फॉर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और बाई लॉज जो कि पार्लियामेंट स्वयं से नहीं बनाती है, बट दे गिव द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट बॉडीज टू मेक देम. There is a committee on that also. This committee has 15 members who are nominated by the speaker. Here also a minister is not eligible to be nominated to this committee. What is the function? इनका फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं. So they are to scrutinize and report to the House whether the powers to make rules, regulations, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament or through any act are being exercised by the executive within the scope of such delegation or not. Legislative body है आपका Parliament और State Legislative Assembly and Legislative Councils. Apart from these bodies, जो भी legislation होता है in the form of subordinate legislation, ये होता है executive के द्वारा. एग्जीक्यूटिव जो है वो इस चीज़ को, इस पावर को जो उनको की एक तरीके से कहो इंडाउ किया गया है, उनके ऊपर जो डाला गया है, वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का भी स्क्रूटनाइज करना और उसके ऊपर रिपोर्ट करना टू द हाउस, ये काम है इस कमेटी का. अगली कमेटी है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस. अच्छा, ऐसा होता है ना कभी कभी कि पार्लियामेंट में कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, ठीक है, और कोई मेंबर जो है अश्योर करते हैं कि चलो ठीक है हम इस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट देंगे या हम ये काम करके दिखाएंगे. अच्छा, अश्योरेंस तो आपने दे दिया, लेकिन उसके आगे का काम क्या होगा भाई? ये कमेटी उस चीज़ के लिए बनी है. इसके भी होते हैं 15 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर. यहाँ भी मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड टू दिस कमेटी. एंड इट्स फंक्शंस आर, क्या है फंक्शंस? तो जो डिस्कशन ऑन बिल्स या रेजोल्यूशंस या मोशंस, इन चीज़ों के ऊपर जब डिस्कशन चल रहा होता है तो मिनिस्टर जो इसमें कोई अश्योरेंसेस देते हैं या फिर अंडरटेकिंग्स देते हैं कि हाँ हम इस मैटर को कंसिडर करेंगे या इसके ऊपर एक्शन लेंगे या फिर हाउस में जो है इस चीज़ के ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे, उन चीज़ के ऊपर जो है ये पहला काम करते हैं कि दे स्क्रूटनाइज द अश्योरेंसेस, प्रॉमिसेस, अंडरटेकिंग एटसेट्रा गिवन बाय द मिनिस्टर्स. तो मिनिस्टर्स की अच्छा उनके पावर में था भी कि नहीं, उन्होंने सही तरीके से अश्योर किया भी है कि नहीं, उनके अंडरटेकिंग्स, प्रॉमिसेस एटसेट्रा प्रॉपर थे भी कि नहीं, इस चीज़ को स्क्रूटनाइज करती है. फिर ये लोकसभा को रिपोर्ट भी करती है कि हाँ इनके अश्योरेंसेस या फिर अंडरटेकिंग्स, प्रॉमिसेस जो थे वो कितने हद तक इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और अगर इम्प्लीमेंट किए गए हैं तो क्या वो रिजनेबल टाइम के अंदर किए गए हैं कि नहीं. अगर मिनिमम टाइम दिया हुआ है तो उस मिनिमम टाइम में किए गए हैं कि नहीं, या फिर अगर टाइम मिनिमम नहीं दिया हुआ उस पर्टिकुलर अश्योरेंस में तो क्या वो रिजनेबल टाइम के अंदर किए गए हैं कि नहीं. इस सारी चीज़ों का जो एक तरीके से या एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनाइजेशन जो है, ये इस कमेटी का काम है.
अगली कमेटी है कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग्स ऑफ द हाउस। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं वो एब्सेंट भी चलते हैं। कुछ कई बार ऐसा हुआ है कि कई सारे नेता जो हैं वो हाउस में बैठ ही नहीं रहे हैं। ये कमेटी उस चीज़ के लिए गठन की जाती है। इसमें होते हैं 15 लोग जो कि स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसकी भी जो टर्म होती है इस कमेटी की वो 1 साल होती है। अच्छा, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो पहला फंक्शन है टू कंसिडर ऑल एप्लीकेशंस फ्रॉम मेंबर्स फॉर लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द सिटिंग्स ऑफ द हाउस। कोई भी अगर मेंबर अगर एब्सेंट चल रहा है हाउस से तो उनको एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हाँ भाई, आई नीड अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द हाउस। दे विल कंसिडर दैट एप्लीकेशन। दिस कमिटी, अगर मान लीजिए कि कोई मेंबर जो है वो 60 डेज या उससे ज़्यादा दिन के लिए बिना परमिशन के सिटिंग्स ऑफ द हाउस से एब्सेंट चल रहा है, उन केसेस का एग्जामिनेशन भी यही कमेटी करती है। और अगर मान लीजिए अपना फिर ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हाँ उन्होंने लीव दिया था एब्सेंस का और उस पर लीव इनको दिया गया कि नहीं, या फिर ये बिना परमिशन के जो है एब्सेंट चल रहे थे, इनके एब्सेंस को कंडोन किया जाए कि नहीं। सो द condonation or acceptance of leave granted, or whether the seat was that was staying unattended should be declared vacant or not, they will make recommendations on that। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए एप्लीकेशन दे दिया गया कि हमें छुट्टी चाहिए, तो हाँ इनको छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं। अगर 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट चल गए तो क्या भाई इनके एब्सेंस को कंडोन किया जाए कि नहीं। कंडोन मतलब होता है कि चलो ठीक है माफ़ कर दिया, ओके, ये किया जाए कि नहीं। या फिर अगर ये नहीं किया जा सकता है और ऐसा लग रहा हो कमेटी को कि नहीं, इस सीट को जो है वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि इसको जो है फिर से इलेक्शन हो सके इस सीट के लिए। ये सारे रिकमेंडेशंस इस कमेटी को करना होता है। अगला कमेटी है जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट। इसमें होते हैं 15 लोग, 15 मेंबर्स। 10 members are elected from the Lok Sabha and 5 members are elected from the राज्य सभा। इसकी टर्म क्या होती है? तो जो लोकसभा का ड्यूरेशन होता है वही इसका भी ड्यूरेशन होता है। कहने का मतलब है इसमें बने ही मेंबर्स जो हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हैं, लेकिन इसका टर्म जो रहेगा वो ईच लोकसभा के ड्यूरेशन के लिए ही होगा। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो पहला फंक्शन है द एग्जामिनेशन, द कंपोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ द कमिटीज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कमेटी को अपॉइंट कर रही हैं तो उनका कंपोजिशन क्या होगा, उनका कैरेक्टर क्या होगा, कैसे काम करेंगे, एक्सेट्रा। इस चीज़ के ऊपर एग्जामिन करना इस पॉइंट पे इस कमेटी का काम है। एंड टू रिकमेंड व्हाट ऑफिशियल्स शुड डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी कमेटी में या किसी अदर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए उनको मिलना चाहिए कि नहीं परमिशन टू होल्ड दैट सीट, टू होल्ड दैट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, these are also recommended by this committee। The members of parliament are not at liberty to acquire just any position or any office of profit। restriction है because it creates a conflict of interest kind of। तो इसलिए भी इस चीज़ को कंसिडर करना, इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इस कमेटी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है। अगली जो कमेटी है वो है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है एक स्पेसिफिक कमेटी बनाई गई थी, अलग से बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि भाई ये शुरू से इंक्लूड नहीं किए गए हैं हमारे यहाँ। हमारे पॉलिटिकल कल्चर में आप एक तरह से देख लो तो our system is not an Indian based system, it is a European American। जैसा कि हमारे संविधान में है, हमारे संविधान के सोर्सेज बहुत जगहों से हैं, तो हमारा जो कल्चर है ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, इट्स नॉट टोटली देसी, ये फॉरेन बेस्ड है। तो इनको इंक्लूड करने के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन हुआ था जिससे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। इस कमेटी को उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें 30 लोग होते हैं, 20 लोकसभा से अपॉइंट किए जाते हैं और 10 राज्यसभा से अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पर भी एक मिनिस्टर जो है वो एलिजिबल नहीं होता अपॉइंट होने के लिए। इस कमेटी की जो टर्म जो होती है वो भी होती है 1 साल की। अब ये किस किस पॉइंट पर कंसिडर करेंगे, किस किस पॉइंट पर काम करेंगे, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं।
तो पहला फंक्शन है कि यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के परव्यू में जो भी मैटर्स आ रही हैं, ओके, रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उन सभी मैटर को कंसिडर करना और उनके ऊपर रिपोर्ट करना। द सेकेंड फंक्शन इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो है उनके द्वारा कोई अगर रिपोर्ट सबमिट की जाती है on the present condition of the scheduled caste and scheduled tribes and how their welfare can be elevated, those reports are considered by this committee. And the last function, that is the third function, is to examine measures taken by the union government to secure due representation to the SC/STs in services and posts under its control. तो वो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो चाहे वो बैंक्स हों या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों या PSUs हों या PSCs हों, कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई भी ऐसी सर्विसेज या पोस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उन जगहों पर क्या SC/ST का रिप्रेजेंटेशन सही है या उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, तो मेजर्स जो लिए गए हैं वो सही तरीके से फॉलो हुए हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन इस कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। अब हम आते हैं to different types of committees which were formed for a different purpose or for a specific purpose। पहला है वो है रेलवे कन्वेंशन कमेटी। अच्छा, रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो है ये भी एक एडहॉक कमेटी है, मतलब कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाई गई थी। ओके, इसमें होते हैं 18 मेंबर्स, 12 मेंबर्स लोकसभा से और 6 मेंबर्स राज्यसभा से। ये मेंबर्स जो हैं, लोकसभा के 12 मेंबर्स वो स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द यूनियन एंड मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द स्टेट्स, ये भी इसके मेंबर होते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या है भाई? तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो शुरू से रहा था अंटिल 1971, ये रहा था कि भाई what is the rate of dividend payable by railways undertaking to the general revenues, उस चीज़ को एग्जामिन करना, और other ancillary matters in connection with the railway finances, for example general finance, and make recommendations thereon। okay, जो पहली रेलवे कन्वेंशन कमेटी हमारे स्वतंत्र भारत में बनी थी, इट वाज डन इन द ईयर 1949, और तब तक इसका जो काम था, फर्स्ट कमेटी का काम था, वो रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू द जनरल रेवेन्यूज बाय द रेलवेज, बस इतने तक ही सीमित था। अदर मैटर्स पे ये जो है काम नहीं करते थे। पहली बार 97 में क्या हुआ कि इस फंक्शन को जो है एक्सपैंड किया गया कि नो, फ्रॉम नाउ ऑन not only we will determine the rate of dividend payable by the railways to general revenues, but also take up subjects for examination and report which have a bearing on the working of railways। ओके, काम कम था तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा काम बढ़ा दिया जाए, अच्छी बात है, हमारी व्यवस्था अच्छी होनी है, और इसका हम रिजल्ट देखा भी है। रेलवेज जो है हमारे भारत की, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट बॉडीज इन इंडिया, एंड इट इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस that a government organization is providing such a good employment opportunity to its citizens while also providing the best of the services possible, which has actually you know um, multiplied, the service quality has multiplied in the past few years, I would say past decade itself। The next topic is committee on empowerment of women। अच्छा, ये कमिटी आई कैसे? 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हुआ ये कि 8 मार्च 1996 को बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ने जो है एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि हम एक कमेटी का जो है गठन करेंगे ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जब दोनों रेजोल्यूशंस अडॉप्ट हुए, दो आइडेंटिकल रेजोल्यूशंस, तो फिर इस कमेटी को अलग से बनाया गया। बोला गया कि नहीं भाई, अलग अलग कमिटीज क्यों चलेंगी, इस कमेटी को बनाया गया, और ये कमेटी बनी ऑन 29 अप्रैल ऑफ 1997। सो 8 मार्च 1996 को एक्चुअली आइडेंटिकल रेजोल्यूशंस अडॉप्ट हुए थे इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड दिस कमिटी विच इज अनदर कमिटी, मोशंस तो हुए थे लेकिन उनको अडॉप्ट नहीं किया गया था।
फाइनली किया गया इस वाले को, दिस कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ऑन 29 अप्रैल 1997। इसमें भी होते हैं 30 मेंबर्स, 20 nominated by the Speaker of the Lok Sabha from the Lok Sabha members and 10 nominated by the chairman from Rajya Sabha of the Rajya Sabha members। इसका जो टर्म होता है वो 1 साल का होता है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स लेती हैं कि वुमेन की जो इक्वालिटी है, उनका स्टेटस जो है या डिग्निटी जो है, in all matters related to the activities of the government and within the state. Now, whether those measures taken by the Union government to secure these things are being done or not, which are mandatory in nature. For example, employment opportunity of women. There is a minimum requirement that one third of the seats should be women, one third of the employment in through that is created through an examination should be women. Now these are mandatory provisions. तो ये प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर जो रिव्यू करना इस कमेटी का काम है। The second function is to suggest necessary correctives for improving the status and condition of women in respect of matters within the purview of union government। उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए, उनके स्टेटस को सुधारने के लिए जो भी नेसेसरी करेक्टिव्स की ज़रूरत है, नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, उनका सजेशन देना भी इस कमेटी का काम है। The next function is to examine measures taken by the union government for comprehensive education and adequate representation of women in legislative bodies and services and other fields। हमारे यहाँ लिटरेसी एक बहुत लंबे समय तक समस्या थी। लिटरेसी इन द सेंस ऑफ वेस्टर्न फॉर्मेट, स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटीज जाना, ओके, ग्रेजुएट होना, these are milestones that are representative of some literacy, you can say, on some level। तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो वी वर नॉट वेरी मच लिटरेट, एंड इन दैट सिचुएशन there was another problem, that female literacy was even lower, because since women did not participate as much in all of the commercial fields, there was participation, no doubt, but it was not as much. So to improve that, there were some comprehensive education and other programs adopted by the government. Now, whether those measures are being properly followed or not, those representation of women in legislative bodies is proper or not, the services being offered to the general public, those services are available to the women properly or not, and any other ancillary field which are related to it. Examination of those measures is done by this committee. The next function is, this committee would also consider the report of National Commission for Women। National Commission for Women का गठन ही हुआ है कि ये जो functions हैं towards upliftment and towards betterment of the status of women, to improve their equality status and dignity, etc. There is this commission established, and this commission works throughout the year and they prepare a report. This report is also considered by this committee. Sorry. And the next one is, this committee may also examine such other matters as may seem fit to them or are specifically referred to them by the Lok Sabha or the Speaker or by the Rajya Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha। कोई स्पेसिफिक मैटर है, लग रहा है इनको कि नहीं भाई ये भी रेफर किया जाना चाहिए, ताकि कमेटी इसके ऊपर अपना एक रिपोर्ट जो है हमें सबमिट कर पाए, तो उस चीज़ का भी एग्जामिनेशन इसी कमेटी के द्वारा किया जाता है। अब हम आते हैं अगले अपने हम लास्ट टॉपिक पे, that are the departmentally related standing committees। There are several departments that function in our government। गवर्नमेंट बहुत छोटा नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स के लिए भी एक अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। करीब 17 फुल्ली फ्लेज्ड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का गठन किया गया था, जो कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1993 में इन एग्जिस्टेंस आई। यानी कि अप्रैल 1993 में all these 17 departments, departmentally related standing committees or DRSCs, these came into existence।
They cover under their jurisdiction all of the ministries and departments of the government of India. Okay, now which ones are they? मैंने लिख दिया है, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं. So they are the Committee on Commerce, on House Affairs, on Human Resource Development, on Industry, on Science and Technology, Environment and Forests, on Transport, Culture and Tourism, on Agriculture, Committee on Information Technology, Committee on Defense, Committee on Energy, Committee on External Affairs, Committee on Finance, Committee on Food, Civil Supplies and Public Distribution, on Labor and Welfare, on Petroleum and Chemicals, on Railways, on Urban and Rural Development. अगर और फिर आगे चलकर एक ऐसे डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं तो इट्स ऑब्वियस दैट उनके लिए भी फिर कमेटी का गठन किया जाएगा. आउट ऑफ दिस ऑल 17 कमिटीज, ओके, these first 6 committees, that is the Committee on Commerce, Home Affairs, Human Resource Development, Industry, Science and Technology, Environment and Forest, Transport, Culture and Tourism, these are serviced by the Rajya Sabha Secretariat, and from 7 to 17, these ones, Agriculture, Information Technology, Defense, Energy, External Affairs, Finance, Food, Civil Supplies and Public Distribution, Labor and Welfare, Petroleum, Chemicals, Railways, etc. These are serviced by the Lok Sabha Secretariat. Now, each of the standing committees have not more than 45 members. Okay, इसमें से 30 जो हैं वो लोकसभा के मेंबर्स में से स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और जो 15 बच गए वो राज्यसभा के मेंबर्स में से चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. यहाँ पर भी मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड टू दिस कमिटीज. सो ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑन फाइनेंस. Minister of Railways will not be a member on the Committee on Railways. Ministry of Commerce will not be a member on the Committee on Commerce, like this. Now, the term of this committee is actually 1 year. हर साल इसका गठन होता है. ओके, अगर मेंबर्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करेंगे, उनको रीअपॉइंट किया जाता है फिर से. इनके भी फंक्शंस हैं जो कि जनरल फंक्शंस हैं जो कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है. पहला फंक्शन है कंसिडरेशन ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स. कमिटीज दे डिमांड मनी दैट प्लीज ग्रांट अस certain sum for the implementation of all of the programs and all of the budget, etc. Forecasts that have been made. Now, consideration of those demands are by this committee. Examination of bills referred to by the chairman Rajya Sabha or by the speaker of Lok Sabha, as the case may be. वह bills आ रहे हैं जो कि इस particular department से related हैं, तो उनको examine करना ज़रूरी है. ये committee जिस department से related होगी, जिस department से related bill होगा, वही committee उस department की उसका फिर examine करती है. Consideration of annual reports, हर department का एक annual report भी तैयार होता है, उस annual report को consider करना, उसका examination करना. Consideration of national basic long-term policy documents presented to the House and referred to the committee by the chairman of the Rajya Sabha or the speaker of the Lok Sabha. जो long-term policies हैं कि हाँ we want that in 10 years, for example मान लीजिए committee on agriculture है, उसमें है we want that in the next 10 years we want India to become self-sufficient in the matter of oil production, okay, food oil production, edible oil production. So it is a long-term policy. This cannot be done within an year. So these long-term policy documents which are presented to the House, now whether these policies are properly made or not, or any other considerations that have to be made regarding those particular policy documents, these are done by the particularly departmentally related standing committees. These committees also provide necessary direction, guidance, and inputs for the broad policy formulations and an achievement of the long-term national perspective by the executive. Executive के साथ मिलकर के ये काम करते हैं और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है इनको कंसिडर करने का काम नहीं है.
ये नहीं देखते हैं कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रही हैं या डे टू डे काम हो रहा है कि नहीं। उसके लिए डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में अपना एक अलग होता है विभाग, इनका काम इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। These are only concerned with providing necessary direction, guidance, and inputs for these particular policy formulations. That's all. Thanks for watching, guys. If there is any recommendation that you guys want to make, please do share those recommendations. I would improve myself. Also, like this video, comment on it, any review that you have to make, and subscribe to this channel for future updates. Thank you.